नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 173वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से पहले मैंने 172वां जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक ही लेक्चर में जितना था बुक में मैंने सभी चीजों को पढ़ा दिया था। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स से मुझे लग रहा है कि 2 से 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें, कई ढेर सारी चीजें हैं, समझेंगे उसको थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले हम तो समझेंगे टाइप ऑफ फार्मर क्या होता है, इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो बुक में दी गई हैं उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसी समय सब चीजें नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी थोड़ी कई सारी चीजें हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और अब इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको मात्र 500 रुपये का पेमेंट करना है। जब आप 500 रुपये का पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945, जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लिख के जब वहां पर सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर जाकर आपको क्या करना है, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है, और इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। तो मात्र ये 2 चीजें हमें प्रोवाइड करने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके लिए जो कॉलेज में जो आपको एग्जाम देते हो, मिड टर्म और फाइनल का एग्जाम, उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों ने परचेज नहीं किया हो तो इसको जरूर परचेज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्या बोलता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब धन। धन कमाने का जो शास्त्र होता है कि हम धन कैसे कमाएं, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। धन कमाने का शास्त्र है, इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र। अब इसमें धन कमाया कैसे जाता है? नैतिक चीजों से, नैतिक काम करके, अनैतिक काम करके नहीं। पता चला गया आप मर्डर कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, ये सब चीजें करके नहीं, नैतिक काम करके हम अपना इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपने धन कैसे अर्जित करें, इसको हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहीं जब एग्रीकल्चर से हम धन को अर्जित करने लगते हैं, खेती बाड़ी करके, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। कॉन्सेप्ट की बात करें जिसमें थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो ए वॉल्कनर ने दिया था। थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये दिया था हिस्क एंड हैंसन ने दिया था। और पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस ने दिया था। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एपी लर्नर ने दिया था। और एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये सभी थ्योरी क्या होती हैं, ये सभी चीजें कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। तो आपको बस केवल इतना याद करना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, बाकी बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला स्लाइड क्या बोल रहा है। अगला है टाइप ऑफ फार्मर। कितने तरीके के फार्मर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, मतलब उसके पास खेत कितना है। ठीक, खेती योग्य जमीन के हिसाब से, खेती करने की जमीन उनके पास कितना है, उसके हिसाब से किसानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उनको बांटा गया है 4 भागों में। जैसे सबसे पहले आते हैं मार्जिनल फार्मर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उनको हम मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, उनको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं। जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है, उनको हम मीडियम फार्मर बोलते हैं। और जिनके पास 4 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है, उनको हम लार्ज फार्मर बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है कि मार्जिनल फार्मर क्या होता है, स्मॉल फार्मर क्या होता है, मीडियम फार्मर क्या होता है, और ये लार्ज फार्मर क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनका जो ये है कि कितना लैंड होल्डिंग होगी तो फार्मर किस में आएगा। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ए फार्मर होल्ड्स 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड, which of द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मर ही इज, तो कौन सा टाइप का वो फार्मर है। तो आपको बताना रहेगा। अगर 3 हेक्टेयर लैंड है तो यानी कि उसके पास इस वाले में आएगा, यानी कि वो मीडियम फार्मर है।
ठीक, तो ये चीज आप जरूर याद कर लेना, ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे फाइनेंस अकॉर्डिंग टू पीरियड। जो किसान लोन लेता है, जो उसको फाइनेंस किया जाता है, वो टाइम के हिसाब से बांटा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंसिंग पीरियड, वो कितने पार्ट में बांटा गया है, उसको बोलते हैं एक तो शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा होता है मीडियम लोन, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो अपना है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, ये जो लोन होता है, ये सबसे शॉर्ट टर्म लोन होता है, मतलब साल से 1.5 साल के अंदर आपको इसका ब्याज ब्याज और पैसा दोनों चुकाना होता है। मीडियम टर्म जो लोन होता है वो 1.5 से 5 साल तक में आपको चुकाना होता है। और आपका जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 5 से 30 साल में। जैसे आपने होम लोन लिया, तो होम लोन आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया। और अगर आपने ट्रैक्टर ले लिया, तो ट्रैक्टर आपका किस में आ जाएगा, ट्रैक्टर आपका आ जाएगा मीडियम लोन में, मीडियम साइज में। और केसीसी अगर आपने ले रखा है, तो केसीसी आपका कैसा है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या टाइप का लोन होता है। बात करेंगे फार्मर इफिशियंसी मेजर, वो सॉरी फार्म इफिशियंसी मेजर। इसमें कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, केवल ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है। जैसे नेट कैपिटल क्या होता है, नेट कैपिटल आता है टोटल असेट अपॉन टोटल लायबिलिटी। ठीक, टोटल असेट अपॉन टोटल लायबिलिटीज, इसको क्या बोलते हैं, नेट कैपिटल रेशियो। टोटल असेट का कहने का मतलब हमारे पास कुल संसाधन कितने हैं। एसेट का मतलब होता है संसाधन। ठीक, संसाधन में क्या क्या आता है, सिंचाई की व्यवस्था, हमारे पास खाद बीज फर्टिलाइजर, खेत ट्रैक्टर, जितने भी चीजें ये होती हैं इनको हम संसाधन बोलते हैं, तो इनको असेट बोलते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी को सबसे हिंदी भाषा में अगर हम समझे तो कर्ज होता है। ठीक, जैसे हमारे पास टोटल असेट है, मान लो हमने ट्रैक्टर ले रखा है, हमारे पास 10 लाख का ट्रैक्टर है, 10 लाख की जमीन है, 2 लाख 2 लाख हमने खेती में अपना और लगा दिया है, 2 लाख का हमारे पास भैंस है, तो हमारे पास टोटल जो है असेट वो कितना हो गया, हमारे पास टोटल असेट हो गया लगभग 22 लाख का असेट हो गया। लायबिलिटी, मान लो हमने ट्रैक्टर खरीदा था, तो ट्रैक्टर खरीदा था तो 10 लाख का वो लोन था। इसके साथ साथ हमने हमारे पास खेत है, तो खेत पे हमारे पास कोई लोन नहीं है। भैंस लिया था, तो भैंस में हमने 1 लाख का लोन लिया था, तो कुल मिला के हमारे पास 11 लाख का लायबिलिटी है, 11 लाख हमको चुकाना है, और हमारे पास 22 लाख का वो है, क्या कहते हैं, असेट है। तो इसको अगर हम सही करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, तो ये नेट कैपिटल रेशियो जो होगा वो हमारा कितना होगा, 2:1 होगा। यानी कि हमारा 2 क्या है, असेट है, और 1 हमारा क्या है, लायबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को अगर हम देखें तो वर्किंग असेट होता है। वर्किंग असेट क्या होते हैं, जैसे जो हमारे काम करने वाले असेट हैं, जैसे जो मूव कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, वर्किंग असेट होते हैं। प्लस करंट असेट, करंट असेट में अपने पास जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, कीटनाशक हो गया, तो ये सभी चीजें आती हैं, करंट असेट में आती हैं। इसके साथ साथ इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी, जैसे ट्रैक्टर आपने लिया है तो ट्रैक्टर का ब्याज चुकाना है, तो इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी, आपने ट्रैक्टर खरीदा है तो ट्रैक्टर में डीजल आपको डलाना है, तो डीजल की जो लायबिलिटी है, डीजल का जो पैसा देना है, वो करंट लायबिलिटी में आएगा। तो मतलब आपका वर्किंग असेट जो है उसको जोड़ लो और करंट असेट को जोड़ लो। यानी कि आपके पास 10 लाख का ट्रैक्टर है, आपने 10,000 का, आपके पास 10 लाख का ट्रैक्टर है, इसके साथ साथ आपने क्या कर रखा है, आ, मान लेते हैं कि 2,000 का आपके पास सीड है, इसके साथ साथ 1,000 की आपके पास दवा है, तो आप इसको जोड़ लोगे तो आपको 10,03,000 का आपके पास टोटल क्या है, वर्किंग असेट और करंट असेट है। अब इंटरमीडिएटरी लायबिलिटीज कितना है, क्योंकि 10 लाख का आपने ट्रैक्टर ले रखा है, तो आपको इसी साल के अंत तक फसल काटने काटने तक मान लो आपको 10,000 का भुगतान करना है। 10,000 आपको क्या करना है, 10,000 आपको देना है ब्याज। ठीक, 10,000 की किस्त भरनी है। और करंट लायबिलिटी, आप लेके आए हो डीजल, लेके आए हो खरीद के, तो डीजल आप पेट्रोल पंप से लेके आए हो, तो उसको शाम तक उसको पैसे देने हैं। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, मान लो 1,000 का 10 लीटर डीजल आप लेके आए हो 1,000 रुपए का, तो ये 1,000 रुपए और ये मतलब 11,000 रुपए। तो इसको जब इनसे माइनस करोगे और इन दोनों को जोड़ के, यानी कि ये 10,000 ये और 1,000 ये, यानी कि टोटल मिला के 11,000, 11,000 जब इसमें से माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास निकल के आएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक, करंट रेशियो की बात करते हैं। हमारे पास करंट असेट कितना है और हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है, इसको हम बोलते हैं करंट रेशियो। ठीक, करंट रेशियो, करंट असेट का मतलब जैसे हमारे पास जमीन है, अब जमीन अगर मान लो हमने गिरवी रख रखी है,
ये हमने लीज पर दे रखी है, तो हमारे पास वो करंट नहीं हो। करंट मतलब प्रेजेंटली हमारे पास जो चीज है जिसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। आपके पास मकान तो है, लेकिन मकान आपने किराए पर दे रखा है, तो आपका करंट असेट नहीं है। और करंट लायबिलिटी आपको ही देना है। ठीक, तो ये करंट लायबिलिटी और करंट असेट का जो रेशियो होता है उसको करंट रेशियो बोलते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट और इक्विटी रेशियो मतलब डेप्ट लायबिलिटी आपके कितनी है और नेटवर्थ कितनी है। जैसे मान लो आपके पास डेफर्ड लायबिलिटी कितनी है, मान लो 10 लाख का आपके पास लायबिलिटी है, 10 लाख का कर्जा है, और आपकी जो कमाई है वो कितनी है, वो आपकी जो मान लो कमाई है, आपकी मान लो कमाई है 1 करोड़ रुपए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो होता है वो डेप्ट इक्विटी का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1:10 का इक्विटी रेशियो आपका ये है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो यील्ड पर एकड़ में, जैसे मान लो आपने पर एकड़ में 100 किलो का उत्पादन लिया, और लोकेलिटी में आपके अगल बगल वाले जो खेत वाले हैं उन्होंने केवल इतना ही उत्पादन किया। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1000/8। इसको बाद में सॉल्व कर लोगे तो आपको निकल के आएगा कि आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसी है, क्योंकि सब लोग 100 किलोग्राम आप पैदा कर रहे हैं, और आप 100 सब लोग 80 किलोग्राम पैदा कर रहे हैं, और आप 100 किलोग्राम पैदा कर रहे हो, तो यानी कि आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, यानी कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल आपने प्रॉफिट। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लो कि आपने एक हेक्टेयर में खेती करी, 1 हेक्टेयर में टोटल खेती करने में आपने जितना रुपया लगाया, ठीक। अब उसमें जितना रुपया लगाया मतलब ट्रैक्टर की चलाई, उसमें लेबर चार्ज, फर्टिलाइजर का, सीड का, सिंचाई का, निकाई गुड़ाई दवाई का, जितना भी आपने खर्चा किया, थ्रेसिंग का, हार्वेस्टिंग का, सब पूरा जितना खर्चा है उसको जब आप जोड़ लोगे तो वो आ गया टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट। अब बटा प्रॉफिट। अब मान लो आपने टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी लग गई 10,000 रुपये उत्पादन करने में। इसके बाद जब आपने इसको 10,000 रुपये हो गया आपका क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट। आपने बेचा कितने का, 12,000 रुपये का आपने मान लो गेहूं बेच दिया। 10,000 रुपये लगा के आपने उगाया और गेहूं 12,000 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये यहाँ नीचे लिख दो, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10:2 बोले तो 5 आ जाएगा। तो ऑपरेशन कॉस्ट कितनी है, 1:5 है। ठीक, यानी कि 1 लगाओ 5 पाओ। ठीक। रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल ग्रॉस इनकम हमारी कितनी है और हमारा टोटल फॉर्म इनकम कितनी है। जैसे मान लो हम ढेर सारा काम कर रहे हैं, हमने पशुपालन भी कर रखा है और हम नौकरी भी करते हैं, इसके साथ साथ हम और भी दूसरे दूसरे काम करते हैं, तो सब जोड़ लेंगे तो हमारा ग्रॉस इनकम निकल गया। लेकिन हम खेती से कितना निकाल पा रहे हैं, मतलब खेती करके, पशुपालन से, दूध बेच के, मुर्गी पालन से हम कितना निकाल पा रहे हैं, इनका रेशियो को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर। ये सभी फॉर्मूलाज थे, इनको मैंने आपको बता दिया। आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी से ही कर दो अगर ना किया हो। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फॉर्म मैनेजमेंट। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ये थोड़ा सा मैक्रो अप्रोच होता है, यानी कि बड़ा अप्रोच में होता है प्रोडक्शन इकोनॉमी। जैसे मान लो कि राजस्थान में धान की खेती नहीं होती है, तो राजस्थान में धान की खेती को हम कैसे इम्प्रूव करें, गवर्नमेंट बैठ के प्लान बना रही है, तो वो क्या है, एक मैक्रो अप्रोच है। अब कोई एक किसान बैठ के अपने अपने दिमाग में प्लान बना रहा है कि हमारे जो खेत है उसमें हम धान की खेती कैसे करें, तो यहाँ पर जो अप्रोच है वो दूसरे टाइप की अप्रोच लगाई जाएगी, और यहाँ पर जो अप्रोच है वो माइक्रो अप्रोच लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पर राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि सिंध नदी के जो सहायक नदियां हैं, 6 नदियां, उनका पानी आप खींचो और खींच के ले आके किसी तरीके से राजस्थान में पहुंचाओ, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। लेकिन जब फार्मर अपने सिंचाई के बारे में सोचेगा तो वो क्या कहेगा कि यार बगल वाले तालाब में पानी है, वहां अपना पंप सेट मशीन लगाएंगे और वहां से पानी ले आएंगे, अपने खेत की सिंचाई कर लेंगे। तो दोनों अलग अलग तरीके से सोचे जा रहे हैं और दोनों ही सिंचाई के बारे में ही सोचा जा रहा है। एरिया की बात करें तो इंटर फार्म साइंस होता है, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ नेशन। नेशन के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर रहे होता है। और ये इंट्रा फार्म साइंस होता है, यानी कि उसके फॉर्म में जितने रिसोर्सेज हैं। अगर किसान के पास खुद के पास अगर तालाब नहीं है, उसके पास खुद के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो फिर धान की खेती नहीं करेगा। और अगर गवर्नमेंट चाह रही है धान की खेती करवाना, तो गवर्नमेंट नहर बनवाएगी और पानी को डाइवर्ट करवाएगी, किसी तरीके से व्यवस्था कराएगी कि धान की खेती
हो जाए। इसमें जो डिसीजन होता है वो एग्रीगेट डिसीजन होता है। गवर्नमेंट ने अगर ये कर लिया कि हाँ राजस्थान के किसानों से हमको धान की खेती करानी है, तो गवर्नमेंट सभी चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास करेगी। और जब सभी लोगों को ये सुविधाएं मिलने लगेंगी तो सभी लोग मिलके एक साथ धान की खेती करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में धान की खेती होती है, वैसे होने लगेगी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिविजुअल फार्म डिसीजन क्या होगा? किसान को याद आया कि पिछली बार मैंने बाजरे की खेती करी थी, लेकिन बरसात ज्यादा हो गई तो हमारी जो बाजरे की फसल है वो खराब हो गई थी। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बरसात ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, इस बार धान लगा देंगे। क्योंकि ज्यादा पानी पाएगा तो बाजरा खराब हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अगर पानी मिलेगा तो धान की फसल अच्छी होगी, तो धान लगा ले रहा है। तो वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग इसकी पर्सनल लेवल पे है और इसका एग्रीगेट लेवल पे है, कई लोगों को मिला के किया जा रहा है। तो ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स होता है और एक फॉर्म मैनेजमेंट होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। किस तरीके से अलग है मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये दो तरीके की कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है। जैसे नेचर की बात करें, जो फिक्स कॉस्ट होती है एक तरीके से संकीर्ण कॉस्ट होती है, ये डूब भी सकती है। जैसे आपने सोचा कि हम एक मुर्गी फार्म खोलेंगे 1 हेक्टेयर खेत में। 1 हेक्टेयर का हमारे पास प्लाट है, उसमें बड़ा सा हम एक मुर्गी फार्म खोलेंगे। अब आपने खूब पैसा लगा दिया उसमें, 2-4 करोड़ रुपया लगा दिए। ठीक। अब अगर फायदा हो गया तब तो आपका जो पैसा लगा है वो तो वापस आ गया। अगर कहीं नुकसान हो गया तो आपके 2-4 करोड़ जो लगे थे वो सब संक हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे। तो इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट को संकन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, अब आप सोच रहे हो कि इतना थ्रेसिंग करेंगे, इतना भूसा निकलवाएंगे, इतना भूसा निकलवाएंगे कि हमारे जो ट्रैक्टर का पैसा है वो 2 ही साल में हम सब निपटा देंगे, इसका लोन वोन सब चुका देंगे। लेकिन ट्रैक्टर आपका चल ही नहीं रहा है, कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, तो आपका ट्रैक्टर का पैसा डूब गया और आएंगे एजेंसी वाले ट्रैक्टर आपका लेके चले जाएंगे। तो संकीर्ण कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होता है? ये कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट होता है। जैसे आप फर्टिलाइजर लेके आए हो उसका पैसा, सीड लेके आए हो उसका पैसा, लेबर चार्ज दे रहे हो उसका पैसा, इरिगेशन का चार्ज दे रहे हो उसका पैसा, तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आएगा? आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने जमीन खरीद ली, तो आपने भैंस खरीद ली, तो ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, आप भैंस के लिए चारा लाके खिला रहे हो, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। आप अपने खेत में सीड डाल रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हो, लेबर चार्ज दे रहे हो, तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट हो गया। पेमेंट, ये नॉन कैश और कैश दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये ऑलवेज इन कैश होता है। अगर आप फर्टिलाइजर ला रहे हो तो उधार थोड़ी कोई फर्टिलाइजर देगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। सीड के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक। तो आप पैसा दो तभी आपको सामान मिलेगा। डज नॉट चेंज विथ लेवल ऑफ आउटपुट, ये रिलेशन विथ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये फिक्स होती है, ये आपके आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। आप ट्रैक्टर खरीद लाए हो, आप उससे थ्रेसिंग करवाओ, चाहे 2 महीने लगातार चलवाओ और चाहे 2 महीने में केवल 2 दिन चला के आप अपने ट्रैक्टर खड़ा कर रहे हो, आपको, आपका तो 5 लाख जो 10 लाख लगना था वो तो लग ही गया है। तो आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो जैसे मान लो अगर हमने सीड पर 1,000 रुपये खर्च किया तो हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, 500 रुपये खर्च किया तो प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो इसमें जो हमारा आउटपुट है वो वेरी कर सकता है। अगर हम पैसा ज्यादा लगाएंगे तो हमको आउटपुट भी ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आपने 10 लाख का ट्रैक्टर खरीद लिया, अब मन में आया आप उस 10 लाख के ट्रैक्टर से एक सीजन में 500 हेक्टेयर की जुताई करो, और ना जुताई कर पाओ तो आप 1 बीघा की भी जुताई ना करो, लेकिन आपका जो लगना था वो लग गया। आउटपुट पे उसका कोई प्रभाव नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट का। बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में रिलेटेड है। जैसे आपने एगमार्क का नाम सुना होगा, जिसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसे कुछ करके नाम है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट इसका नाम, अभी इस समय मुझे स्किप हो रहा है। इसका जो स्टार्टअप हुआ था 1937 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो काम था, ये प्योरिटी और क्वालिटी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये इंडिकेट करता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी प्योरिटी कैसी है। और ये एक तरीके का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया है जिसको हम प्रोड्यूसिंग ग्रेड एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 बोलते हैं। उसी के तहत इसको एक तरीके से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान से समझना, जब कोई चीज प्रोड्यूस होके आती है तो एगमार्क के तहत उसको एक प्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, उससे गुजरना पड़ता है, तो एक एगमार्क हो गया। इसके बाद है इको मार्क, 1991 में बना था। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए होता है। इसमें एक स्टाम्प लगा होता है प्रोडक्ट जब खरीदने जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने में
ऐसा उपयोग किया गया है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा वो दूषित नहीं हुआ है, मतलब इको फ्रेंडली तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इको मार्क। ये 1991 में शुरू किया गया था। इसके बाद अपना है 20, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको पहले हम BIS बोलते थे 1987 में, लेकिन बाद में पहले इसको क्या बोलते थे, इसको पहले ISI बोलते थे 1947 में, लेकिन अब इसको चेंज करके BIS कर दिया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS कर दिया गया 1987 में। पहले 1947 में इसको ISI कहते थे। ये एक तरीके का थर्ड पार्टी गारंटी होता है ये प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट इंडियन जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, जैसे ISI हॉलमार्क का आप सामान देखते होगे, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है वो ISI मार्क का होता है, तो आपने वो देखा होगा, ठीक। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले ये जो ISI मार्क होता है, ये प्रोडक्शन कंपनी नहीं लगाती है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने एक LED बल्ब बनाया, अब क्या होगा, वो बल्ब कंपनी देगी ISI वालों को, तो वो अपना देखेंगे उसको, स्टैंडर्ड को उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप अपने जो आपका जो बल्ब है उसको आप सर्टिफाइड बता सकते हो कि ISI सर्टिफाइड है, यानी कि ISI का जो स्टैंडर्ड है, इंडियन जो स्टैंडर्ड है उसको ये पास कर जा रहा है। तो इससे पता चल पाता है कि चीजों की क्वालिटी कैसी है। इसके साथ साथ एक ISO सर्टिफाइड होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ISO सर्टिफाइड भी बहुत चीजें आती हैं, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये 25 फरवरी 1947 में स्टेब्लिश हुआ था, और ये प्रमोट करता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल एक्सचेंज। कोई चीज विदेश में हमको बेचनी है तो हमको ISO सर्टिफाइड चीजें ही बेचनी पड़ेगी। अगर ISO सर्टिफाइड नहीं होगा तो वो दूसरे देश में जाकर वहां के क्वालिटी स्टैंडर्ड को उसको फिर बीट करना पड़ेगा। हर देश का अपना अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, इस वजह से एक कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसको पास कर लो तो आप मान लिया जाएगा कि हाँ सभी देशों में इसको हम बेच सकते हैं, जो ISO को जो फॉलो करते हैं। बात करेंगे नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मुंबई में है, और ये मुंबई में 12 जुलाई 1982 को स्टेब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो रूरल एरिया के जो किसान है, रूरल जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो ग्रामीण विकास है, उसको फाइनेंस करना। जो गांव में किसान रहते हैं उन सभी चीजों को लोन देना, किसानों को फाइनेंस प्रोवाइड कराना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जा पाए। एक तरीके से लोन देने की संस्था ये भी है नाबार्ड। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जिसको हम कहते हैं, 1 जनवरी 1965 को बना था, यानी कि जब हरित क्रांति स्टार्ट हो रही थी उसी समय इसको बनाया गया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है, जिसके चेयरमैन RS भनवाला शायद हैं, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, ये पहले की बात कर रहे हैं या अभी की है, लेकिन ये एक तरीके का क्या होता है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, ये जो हमारे फूड होते हैं, एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज होती है, जो खेती करके हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको स्टोर करने का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। फिर अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये 1 जनवरी 1995 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका काम होता है मॉनिटर करना और इनकरेज करना इंटरनेशनल ट्रेड। जो जो विदेशी जो व्यापार होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको मॉनिटर करता है, और उसको इनकरेज करने का काम कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जबकि सबसे पहले इसको क्या बोला जाता था, गेट बोला जाता था। 1948 में स्टेब्लिश हुआ था गेट। गेट को फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम कर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कर दिया गया। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं नियाम। ये जयपुर में है, 1 अगस्त 1988 को बना था। इसका काम क्या होता है, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन करना और कंसल्टेंसी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कंसल्टेंसी देना, एजुकेशन देना और ट्रेनिंग करना, ये सभी काम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ट्राइबल कॉपरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको ट्राइफेड बोलते हैं, ये 1987 में बना था। इसका काम क्या होता है, डेवलप मार्केटिंग सिस्टम फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल कम्युनिटीज में, उसकी मार्केटिंग फेडरेशन के लिए ये बनाया गया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आदिवासी ऑयल, तो खैर अभी इस तरीके से तो नहीं आया है, लेकिन आदिवासी टाइप के जो ऑयल हैं, अगर उनको, आदिवासी जो ऑयल है उनको जो मार्केटिंग का काम है, इस तरीके की जो संस्था है वो करती है। फिलहाल कर नहीं रही है, लेकिन इस तरीके की संस्था इन सभी चीजों को करती है। जो आदिवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको ये लोग मार्केटिंग करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग से बना रखा है।
क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आप दिमाग में आ रहा, तमाम तरीके के कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज हैं, ये अपनी मार्केटिंग के लिए आईपीएल आईपीएल को खरीद लेंगी। आईपीएल में ऐड आएगा इनका, और ये टीवी में ऐड देंगे, सोशल मीडिया पे ऐड देंगे, तो ये अपनी मार्केटिंग खुद कर लेती हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर की चीजें हैं, या उसके साथ साथ जो मार्केटिंग की, जो ट्राइबल एरियाज में जो जंगल में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, ये जो अपनी चीजें बनाते हैं, तो इसकी मार्केटिंग ये खुद नहीं कर सकते। इस वजह से इसको गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर इनकी मार्केटिंग करती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वन नेशन, ओ सॉरी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी कि एक एक रेलवे स्टेशन एक प्रोडक्ट, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे करके है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट जो है उसका गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, थोड़ा सा इम्फेसाइज करेगी और इसकी मार्केटिंग करेगी। अगला है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अपेडा बोलते हैं। ये नई दिल्ली में है, जो कि फरवरी 1986 में बना था। इसका काम है इन्हांस करना एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनको इन्हांस करके उसको इन्हांस करना। कहने का मतलब ये है कि हम जो अचार बनाते हैं, जो जूस बनाते हैं, जैम जेली बनाते हैं, इनको इनके एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ावा देना किसका काम होता है? अपेडा का होता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको नाफेड बोलते हैं। ये नई दिल्ली में है और 1958 में इसको बनाया गया था। ये एक तरीके की अपेक्स बॉडी होती है, जो कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केटिंग करती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जिसको डीएमआई बोलते हैं, फरीदाबाद और नागपुर में है। ये 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, नहीं पता चले कि उनकी क्वालिटी खराब हो जाए। ठीक। अगला है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम CACP पूछते हैं। एक बार एफओ में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। CACP स्टैंड फॉर, मतलब CACP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है CACP का, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये कब बना था? ये जनवरी 1965 में बना था। कहने का मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, तभी इसको भी बनाया गया था। यह क्या करता है? ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि एमएसपी कितना होना चाहिए। किसी भी फसल की जो एमएसपी होती है, उसको रिकमेंड यही करती है। ये जो कमीशन होता है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, यही क्या करता है, गवर्नमेंट को एक तरीके से रिकमेंड करता है कि साहब इतने रुपए में आप कम से कम एमएसपी इसकी निर्धारित कर दीजिए। तो गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है कि इतनी एमएसपी है, इससे कम में कोई नहीं खरीदेगा किसानों से। अब यहाँ हम आगे बात समझते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि ये जो है अपना एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जो कमीशन है ये एमएसपी बनाती है। एमएसपी होता क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। एमएसपी के बारे में अगर हम समझें तो एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है, ये एक ऐसा वो होता है जो कि गवर्नमेंट बॉडी अनाउंस करती है इंडिया में कि हम इतने में अपनी फसल को, आपकी फसल को खरीदेंगे। ये दो सीजन में होता है, रबी सीजन में और खरीफ सीजन। फिर से मैं बताता हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी एग्रीकल्चर उत्पाद की, 24 जो लिस्टेड एग्रीकल्चर उत्पाद हैं, वो 24 जो उत्पाद हैं, इनका रेट तय करती है कि इससे कम में कोई भी किसानों से नहीं खरीदेगा। इसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और इसको जो रिकमेंड करता है वो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है, CACP कमीशन, यही कमीशन पहले रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट इसको क्या अनाउंस करती है कि एमएसपी इस बार इतना है। ठीक। और ये क्या किया जाता है, जो रबी सीजन जैसे है, रबी सीजन जब आपका जून से स्टार्ट होता है, तो आपने जब बुआई किया, यानी कि जून से पहले ही रबी सीजन का जो एमएसपी है वो दे दिया जाता है। मतलब आप गेहूं की बुआई करने से पहले ही आपको पता चल गया कि आपके गेहूं कितने रुपए में बिकने वाले हैं। ये होता है एमएसपी। दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट कितने में खरीदना चाह रही है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपका फसल इतने में खरीद लूंगा। एमएसपी देती है गवर्नमेंट, एक तरीके से ऐसे कहती है कि इससे कम में किसानों से कोई ना खरीदे।
दूसरा ये होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये हमेशा एमएसपी से ज्यादा ही रहेगा, या तो बराबर रहेगा या तो ज्यादा रहेगा, कभी एमएसपी से कम पे नहीं होगा। इसमें क्या कहती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम, मान लो कोई एक अनाज है 24 रुपए पर क्विंटल पर किलो के हिसाब से हम खरीदने वाले हैं, गवर्नमेंट ने एमएसपी दे दी। अब बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो यार, हम 24 की जगह पे 25 में भी खरीद सकते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा, तो गवर्नमेंट ने खुद ही 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीद लिया। तो प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है वो 25 किलोग्राम हो गया, और जो एमएसपी था वो तो 24 था, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो बताया था। अब ये प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो हार्वेस्टिंग से पहले ही बताया जाता है, और ये भी सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे आती है। ठीक, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एमएसपी दिया था 24, अब इसमें क्या हो गया कि किसानों ने फसल बहुत कम बोई, तो फसल कम बोई, डिमांड बढ़ गई। गवर्नमेंट का अंदाजा था कि किसान 10 हेक्टेयर में लगाया, लेकिन किसान 10 हेक्टेयर में नहीं लगाया, 5 ही हेक्टेयर में लगाया। अब डिमांड बढ़ गई तो पैसा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी 24 दिया था, लेकिन प्रोक्योर किया गवर्नमेंट ने, खरीदा उसको 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो इस तरीके से होता है। ये कब किया जाता है? ये हार्वेस्टिंग से पहले किया जाता है। जो एमएसपी आती है वो एमएसपी सोइंग से पहले आती है, और ये हार्वेस्टिंग से पहले आती है। यानी कि ये खड़ी फसल जब होगी तो किसान, गवर्नमेंट कहेगी इसको लाओ अब हम खरीद लेते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो क्वांट जिसको हम बोलते हैं, इट इज ए कर्व ऑफ टू इनपुट कॉम्बिनेशन व्हिच हैव द सेम आउटपुट। ध्यान से समझना, अपने खेत में चाहे हम 4 सिंचाई कर दें, ठीक, चाहे हम 4 सिंचाई कर दें, और चाहे हम उसमें 3 किलो यूरिया डाल दें, 30 किलो यूरिया डाल दें, ठीक, दोनों ही कंडीशन में हमारा 100 किलोग्राम जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझना, चाहे हम 4 बार सिंचाई कर दें और चाहे 30 किलोग्राम यूरिया डाल दें, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो कर्व बनाएंगे, ये कर्व दोनों एक ही जगह पर जाके क्रॉस करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व, जिसको आइसो क्वांट बोलते हैं। फिर अगला है इनडिफरेंशिएट कर्व। अब इसको एग्जैक्ट अगर डिटेल में आपको समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सटेंशन ओ सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो, वहां से आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पूरा वहां पर पूरा इसका जो वो है आइसो क्वांट क्या होता है वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर आपको बताया गया है। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, जो आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, उसी का ये बात है। फैक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, या फैक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा ना। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, या प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, उसी में आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज ए कर्व व्हिच शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच डिराइव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। एक कस्टमर को, अगर मान लो मैं एक कस्टमर हूं, मैं गया, मैं कहाँ गया? खाना खाने गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इसको एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर में कोई आप चेंज कर लेना, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाना खाने गया, उसने कहा कि सब्जी रोटी खाओगे या दाल चावल खाओगे। अब मैं अगर सब्जी रोटी खाऊंगा तब भी मेरा जो भूख है वो समाप्त हो जाएगी, और दाल चावल मैं खाऊंगा तब भी हमारी भूख समाप्त हो जाएगी। तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है दोनों से ठीक है। दाल चावल दे दो भैया, चाहे सब्जी चावल, चाहे दाल चावल दे दो और चाहे सब्जी रोटी दे दो। तो ये दो तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, दो कमोडिटी का, जिसका सेटिस्फेक्शन सेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। जैसे ध्यान से आप समझना, अगर हम 3 रोटी खा रहे हैं और 3 यूनिट हमारी भूख खत्म हो रही है, और हम 4 किलो चावल खा रहे हैं तो 3 यूनिट हमारी भूख खत्म हो रही है, तो चाहे हम 3 ठो रोटी खा लें और चाहे 4 किलो चावल खा लें, हमारी भूख उतनी ही खत्म हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये भी आपका एक साथ जाके क्या होता है, एक ही जगह पर दोनों सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ये भी एक जगह पर जाके सेम हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट कई तरीके का होता है, 3 तरीके का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? जो केसीसी से लिया जाता है, जैसे जाओ सीड खरीद लाओ, फर्टिलाइजर ले आओ, ये सभी चीजें होती है, 1 साल के अंदर अंदर ही इनका पैसा चुकाना होता है। मीडियम टर्म में जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, आप गाय भैंस खरीद लिया, लैंड इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, रोटावेटर ट्रैक्टर खरीद लिया, ये सभी मीडियम में आता है।
लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया था, होम खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, या आपने जमीन ले लिया, तो ये लॉन्ग टर्म लोन आता है। तो ये तीन तरीके के लोन होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने पढ़ाया था शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है? मान लो एक किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है। अब ये 10 हेक्टेयर जमीन में उसने क्या किया, 2-2 हेक्टेयर में करके 5 फसल लगा दी। तो इसने क्या किया, अब जो आपके पास, उसके पास जो 5 खेत थे, पांच, उसको 5 प्लाट में डिवाइड कर लिया और 2-2 हेक्टेयर में 5 फसल लगा दी। तो एक तरीके का क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो गया। ए फार्मर ऑन व्हिच द इनकम ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल। यानी कि अगर उसके पास 100 रुपए की कमाई हो रही है, तो 100 रुपए की कमाई में कोई भी कमाई 50 रुपए एक से नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि पता चला 60 रुपए एक से कमा रहा है, 40 रुपए एक से कमा रहा है, ऐसा नहीं है। सबकी कमाई 50 से कम ही आ रही है। जैसे 5 है तो पांचों से 100 100 रुपए की कमाई आ रही है, तो मान लो 20 20 20 20 करके कमा रहा है, तो अपना 100 रुपए कमा लिया। या मान लो किसी से 10 कमा रहा है, किसी से 30 कमा रहा है, किसी से 40 कमा रहा है, तो 40 30 70 और 10 कितना हो गया, 40 30 70 और 10 80। 5 एक से कमा रहा है, 3 एक से कमा रहा है, 2 एक से कमा रहा है, इस तरीके से कमा रहा है, तो उसका 100 पूरा हो जा रहा है। ठीक। तो ये क्या है, ये क्या होता है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होती है। अब स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है? पता चला उसने स्पेशलाइज फार्मिंग कर ली है। 10 हेक्टेयर खेत था, 10 हेक्टेयर खेत में उसने 2 फसल लगाई। उसने 6 हेक्टेयर में क्या लगा दिया, एक फसल, और 4 हेक्टेयर में एक फसल। 6 हेक्टेयर से उसको 60 रुपए मिल गए और इससे 40 रुपए मिल गए। तो क्योंकि 50 रुपए से ज्यादा केवल एक ही से मिल जा रहा है, उसको टोटल 100 रुपए की कमाई हो रही है, जिसमें 60 रुपए केवल एक ही फसल से वो पा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलेंगे। ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कब करी जाती है? जब किसान के पास अच्छा नॉलेज हो, अच्छी स्ट्रेटजी हो, तभी किसान क्या करता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करता है। इसमें रिस्क भी होता है। जैसे मान लो आपके पास 10 हेक्टेयर था, आपने 10 के 10 हेक्टेयर जमीन में क्या करवा दिया, तालाब खुदवा दिया। बहुत बड़ा रिस्क है। तालाब आपने खुदवा दिया, आपने सोचा कि हम इसमें मछली पालन करेंगे, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होगी कि आपने जितना आपके पास था सब एक ही जगह पर लगा दिया, एक ही चीज करोगे। अब मान लो अगर किसी ने दुश्मनी बस उसमें लाके जहर डाल दिया तालाब में, तो आप रात को सोए, सुबह जगे तो आप देख रहे हो मछलियां सब मर गई हैं। तो आपका इस तरीके से नुकसान हो सकता है। और वहीं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करोगे, तो आपने थोड़ा सा इसका करा, थोड़ा सा उसको किया, थोड़ा सा उसका किया, मतलब 10 हेक्टेयर खेत में 1 हेक्टेयर में मछली पालन कर लिया, 1 हेक्टेयर में मुर्गी पालन कर लिया, 2 हेक्टेयर में धान लगा दिया, 1 हेक्टेयर में गाय भैंस के लिए चारा लगा दिया, 1 हेक्टेयर में अपना अस्तबल वो बना दिया, गौशाला बना दिया। तो अपने पास 10 हेक्टेयर जमीन में थोड़ा थोड़ा काम अलग अलग कर लिया। अब एक साथ सभी नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पता चले हमारा ये ठीक है, तो मान लो ये मछली बिगड़ गई, तो बाकी चीजें सही है। मान लो लंपी लग गया, तो गाय भैंस का दूध हमारा खराब होने लगा, लेकिन और चीजें हमारी बच गई। मान लो गेहूं में आग लग गया, तो और चीजें बच गई। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में यह फायदा होता है, लेकिन कुछ नुकसान भी होता है। जैसे अगर मान लो हमने 10 हेक्टेयर में गेहूं लगाया है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर से कटवा देंगे, कंबाइन बुलाएंगे और कंबाइन से कटवा देंगे। एक ही चीज है तो हम एक ही साथ अपना कटवा के काम सेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा थोड़ा ही कई फसल है, तो हम कंबाइन से उसको कटवा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़े खेत रहेंगे तो उसमें कंबाइन सही से चलेगी नहीं, सही से कटाई नहीं हो पाएगी। अब फसल काटने के लिए कंबाइन खरीदो, गाय भैंस के लिए चारा काटने वाली मशीन खरीदो, मछलियों के लिए कुछ और मशीन खरीदो, मोटर खरीदो। इस तरीके से अलग अलग काम करोगे तो ढेर सारी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके कुछ अपने नुकसान और फायदे हैं, इसके कुछ अपने नुकसान और फायदे हैं। ये आप सोचते रहो, समझते रहो क्या क्या नुकसान और फायदे हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया। अब बात करते हैं मार्केटेबल सरप्लस, पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन द स्टॉक व्हिच द फार्मर इज विलिंग टू सेल। ध्यान से समझना, किसान ने क्या किया, 60 किलोग्राम गेहूं पैदा किया, इसमें से किसान ने 20 किलोग्राम अपने खाने के लिए निकाल लिया, 20 किलोग्राम अपने निकाल लिया, 60 किलोग्राम इसका टोटल प्रोडक्शन था। ध्यान से समझते जाना। अब बचा किसान के पास कितना, 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम ये जो है, ये सेल के लिए उपलब्ध है, यानी कि किसान इस 40 किलो को बेच सकता है, क्योंकि खाने के लिए तो 20 किलो उसने बचा ही लिया है, तो अपने लिए बचा लिया, बाकी बेचेगा 40 किलो। लेकिन किसान ने क्या किया, 40 किलो बेचा नहीं। तो किसान के पास जो मार्केटेबल सरप्लस है वो कितना है, 40 किलोग्राम है।
जैसे टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल प्रोडक्शन 60 किलो, टोटल रिक्वायरमेंट 20 किलो, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 40 किलो आ गया। तो ये मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस ओनली अंडर आइडियल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन में होता है। किसान के पास 40 किलो है, अब किसान सोच रहा है कि यार 40 किलो है, लाओ 30 किलो तो अभी बेच देता हूँ, 10 किलो बाद में बेचूंगा जब थोड़ा सा दाम बढ़ेगा, या नहीं बेचूंगा, हो सकता है कि अगले साल मुझे काम लग जाए, या विपत के लिए मैं रख लेता हूँ। तो करंट टाइम में उसके पास बेचने के लिए 30 किलोग्राम ही है। तो क्या कहते हैं, मार्केटेड सरप्लस कितनी है, 30 किलोग्राम। यानी कि 40 किलो उसके पास मार्केटेबल था, मतलब इतना वो बेच सकता था, लेकिन एक्चुअल में उसने बेचा कितना, 30 किलोग्राम ही बेचा। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली सेल इन द मार्केट फॉर अ पार्टिकुलर टाइम फॉर सेल, एक पार्टिकुलर टाइम पे 30 किलो उसने अभी बेच दिया, 10 किलो उसने रख लिया कि 10 किलो बाद में जब दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो मार्केटेबल सरप्लस इसके पास कितना अच्छा, 40 किलोग्राम था, लेकिन मार्केटेड सरप्लस कितना है, केवल 30 किलोग्राम। अब टाइप ऑफ असेट की बात करते हैं। कुछ होते हैं फिक्स असेट, कुछ होते हैं वर्किंग असेट, और कुछ होते हैं करंट असेट। वैसे दो ही तरीके के होता है, एक फिक्स होता है और एक करंट असेट होता है, लेकिन यहाँ एक वर्किंग असेट भी है। वर्किंग असेट भी एक तरीके का क्या होता है, फिक्स असेट भी होता है। ये जो वर्किंग असेट है वो एक तरीके का फिक्स असेट ही होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया गया है तो इसको अलग अलग समझते हैं। कैसे, फिक्स असेट होता है जैसे हमारे पास कोई खेत है, कोई हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास गौशाला है, तो वो क्या है, एक फिक्स असेट है। वर्किंग असेट क्या है, गौशाला में चारा काटने की मशीन है, गौशाला को धुलने के लिए वहां पर समरसेबल पंप लगा हुआ है, इसके साथ साथ एक पंखा लगा हुआ है, तो ये सभी क्या है, ये सभी इक्विपमेंट है। गोबर निकालने के लिए वहां पर मशीन लगी हुई है, गोबर गैस का एक प्लांट लगा हुआ है, तो ये सभी क्या है, वर्किंग असेट है। फिक्स असेट में क्या आ रहा था, अपना लैंड आ रहा था, बिल्डिंग आ रहा था, आपके जो गाय भैंस हैं वो आ रही थी। वर्किंग असेट में आपकी फार्म पावर मशीनरी और इक्विपमेंट आ रहे थे। करंट असेट में जैसे मोर लिक्विड कैश फर्टिलाइजर, जैसे अब इसमें क्या आ रहा था, अब क्योंकि मैंने गौशाला का एग्जांपल लिया तो गौशाला में करंट असेट समझते हैं। गौशाला में आप जो पशु आहार लेके आ रहे हो, आप जो मक्खी भगाने के लिए जो आप सामान लेके आ रहे हो, ये सभी आपका इसके साथ साथ जो दवाएं लेके आ रहे हो, ये सब जो आपके पास है ये करंट असेट होता है। जैसे आपके पास कुछ पैसे रखे हैं इमरजेंसी के लिए, कुछ आपके पास अ, दाना रखा हुआ है पशुओं को खिलाने के लिए, कुछ आपके पास दवाइयाँ रखी हैं जो इमरजेंसी में किसानों ने पशुओं को दी जाती हैं। तो ये आपका ये सब चीजें किसमें आएंगी, करंट असेट में आएंगी। तो तीन टाइप के असेट होते हैं, फिक्स असेट, वर्किंग असेट और करंट असेट। ये तीनों असेट आपके जो हैं यही होते हैं। तो आपका जो वीडियो था, वीडियो खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपने पास से बहुत पैसा लगा चुका हूँ, लेकिन मुझे यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं होती है। तो इस वजह से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर क्वालिटी कंटेंट ऐसे ही मिलता रहे, अगर आप चाहते हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करो, क्योंकि इस काम को करने के लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ेगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।